हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस में। जितने भी लोग इस बार सीटेट का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के उस टॉपिक को देखने वाले हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक बैकबोन की तरह देखा जाता है। एक नाम जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी की क्या है? रीढ़ है। वो है जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसी को हम लोग आज क्या कर रहे हैं? देखने वाले हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को। यह चाइल्ड साइकोलॉजी में एक इतना बड़ा नाम है कि बिना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आप चाइल्ड साइकोलॉजी समझ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम संज्ञानात्मक विकास को एकदम बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है और यह बच्चों में किस तरीके से वर्क करता है। ओके दोस्तों, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे स्विस मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। सीटेट के एग्जाम के पर्पस से सिर्फ इतनी ही जानकारी उनके बारे में महत्वपूर्ण है। बाकी उनका जन्म क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उस चीज़ों को छोड़ के सीधा का सीधा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाकी चीज़ों को न देखते हुए हम सीधा आते हैं टॉपिक पे, संज्ञानात्मक विकास। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो सबसे पहला शब्द होता है इसमें संज्ञान, कि संज्ञान क्या है? अगर बेसिक मूल में अगर जाते हैं, हम बेसिक रूप में जाते हैं, तो संज्ञान क्या होता है कि लोगों के आस-पास के जो परिवेश की जो जानकारी होती है, जो उसकी समझ होती है, उसका जो वो विश्लेषण करते हैं और सूचनाओं को एकत्र करते हैं, उसकी छँटनी करते हैं, उसको अलग-अलग रखते हैं कि ये चीज़ इस तरफ होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरफ होनी चाहिए, वो होता है क्या होता है? वो ही होता है हमारा संज्ञान। अगर दूसरे शब्दों में बात करें, बच्चों के शब्दों में, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवेश से क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। तो अपने परिवेश से वो क्या सीखना शुरू करता है और उम्र जब उसकी बढ़ती है तो उसके साथ-साथ वह इस दुनिया से वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसका अर्थ समझता है, विश्लेषण करता है और साथ के साथ क्या करता है? निष्कर्ष निकालने की अपनी खुद की क्षमता का विकास करता है और यही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है और यही क्या है? संज्ञान है। संज्ञान का जो बेसिक मतलब होता है, वो यही होता है कि हमारे आस-पास की जो जानकारी है, उसके साथ हम वो अपने आप को किस तरीके से ढाल रहे हैं, उसको कैसे समझ रहे हैं, उसका किस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं और उसके अनुसार क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वही हमारा क्या होता है? संज्ञान होता है। ओके? आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे ने दिया। तो जीन पियाजे की अगर बात करें तो जीन पियाजे ने कहा कि आपकी जो सोच है, आपका जो ब्रेन है, आप बढ़ती उम्र के साथ उसका लेवल चेंज होता रहता है। ठीक है? जीन पियाजे जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपका ब्रेन, ठीक है? बढ़ती उम्र के साथ उसके लेवल में क्या होता है? चेंजिंग होता रहता है और यही है संज्ञान। कॉग्निशन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार यही क्या है? कॉग्निशन है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, वैसे-वैसे आपकी सोच में, आपके ब्रेन में क्या होगा? बदलाव होगा, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, बदलेगी और वही क्या है? संज्ञान है। जिन पियाजे की बात करें, तो जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 3 पॉइंटों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। पहला पॉइंट है ऐज। उन्होंने ऐज को बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था अपने संज्ञानात्मक विकास में। उनका कहना था कि जैसे-जैसे बच्चे की ऐज बढ़ती है, वैसे-वैसे उसकी क्या होती है? थिंकिंग बढ़ती है, उसका जो मैच्योरेशन होता है, वो बढ़ता जाता है। वो चीज़ों को समझता है, उसके अनुसार निष्कर्ष लेता है, क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों की वो क्या करता है? परख करता है। तो ऐज के अनुसार ये क्या होती है? बदलती रहती हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, तो हम उसे बच्चे को बता देते हैं कि जीवों को मारना, जीव हत्या एक तरीके से क्या है?
पाप होता है। जब वही बच्चा बड़ा होता है और किसी तरीके से वो क्या, किसी सैन्य क्षेत्र में चला जाता है या किसी और क्षेत्र में चला जाता है, तो वहाँ पे अपने देश की रक्षा के लिए वो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि किसी की हत्या करना कहीं गलत नहीं है। वो क्या है, वो वहाँ पे उसके लिए हत्या करना सही हो जाता है, वो उस चीज़ को बदल देता है। तो उसकी जो थिंकिंग होती है उस समय ये होता है कि हमें क्या, देश की रक्षा करनी है। हमें क्या करनी है? देश की रक्षा करनी है। ये देश का दुश्मन है, इसलिए हमें इसको क्या करना है? मारना है। तो उसकी थिंकिंग में वहाँ बदलाव आता है बढ़ती उम्र के साथ। तो ऐज को उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो परिपक्वता है, बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में क्या होती है? बदलती है। तो ऐज को उन्होंने सबसे पहले रखा। कॉग्निशन में उन्होंने ऐज को क्या किया? सबसे पहले रखा। दूसरा कहा कि बच्चा जो है, बच्चे का जो संज्ञान है, उसमें जो विकास होता है, वो अपने परिवेश के साथ एक्टिविटी करके, अपने आस-पास के परिवेश के साथ, जब बच्चा किसी वस्तु के साथ क्या करता है? खेलता है, उसका उपयोग करता है, तो उसके साथ उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तीसरा अगर बात करें तो सोशल एक्सपीरियंसेस, सामाजिक परिवेश से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जिस तरीके का व्यवहार हम बच्चे के सामने करते हैं और बच्चा बढ़ती उम्र के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना सीख जाता है। यही हमारा क्या, सोशल एक्सपीरियंसेस, वो सामाजिक परिवेश से वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट को, पॉइंट एक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या एज, और दूसरा पॉइंट एक्टिविटी अपने आसपास की वस्तुओं के साथ, और तीसरा पॉइंट सोशल एक्सपीरियंसेस, इन तीन पॉइंट को जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना। आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास है, उसमें जीन पियाजे ने हेरिडिटी को हेरिडिटी को सबसे महत्वपूर्ण माना कि जो जेनेटिक है हमारा, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वातावरण रोल अदा नहीं करता, लेकिन उन्होंने जेनेटिक्स को, अपने वंशानुक्रम को क्या कहा कि ये सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है हमारे संज्ञानात्मक विकास में। इनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का खुद सृजन करते हैं, वो इनेट करते हैं, वो उस चीज़ को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो बच्चे अपने ज्ञान का खुद सृजन करते हैं। अगर जिन पियाजे की बात करें तो जिन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा कि वैज्ञानिक क्या करता है, नई-नई चीज़ों की खोज करता है, तो उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का खुद से सृजन करते हैं, अपने ज्ञान को इनेट करते हैं, और इसी इनेट एबिलिटी जो होती है, वही उनके अनुसार क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास है। बात करें तो उन्होंने कैसे कहा कि जिन पियाजे ने कहा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने बताया कि बच्चा क्या होता है कि बच्चे के पास एक स्कीमा बना होता है। जब उस स्कीमा में डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन, जब असंतुलन से बच्चा इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में जाता है, यही क्या होता है उसका संज्ञानात्मक विकास। यही क्या होता है, बैलेंसिंग बनाता है, यही क्या है उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है कि जब बच्चा अपनी जानकारी में क्या असंतुलित है, उसमें विभेद है, उसमें विरोध है, और जब उस विरोध को समाप्त करने की किसी तरीके से उसको नई जानकारी मिलती है और उसको वो क्या करता है, संतुलित कर लेता है, तो यहाँ हो जाता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। इसी तरीके से ये प्रक्रिया दर उम्र दर क्या होती है, चलती रहती है। नई जानकारी मिलती है, पुरानी जानकारी में विरोध होता है, फिर नई जानकारी को हम क्या करते हैं, पुरानी जानकारी के साथ एसिमिलेशन करते हैं, उसका समायोजन करते हैं, और उस अनुसार हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में हम क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है कंटिन्यू। उन्होंने इस प्रक्रियाओं को 2 रूपों में बाँटा, एडाप्टेशन एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, अनुकूलन, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, क्रमबद्ध रूप में क्या करना, संगठित करना।
अगर बात करें अनुकूलन की, तो अनुकूलन को उन्होंने 2 रूप में बाँटा। एक है एसिमिलेशन और एक है एक्कोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है आत्मसातकरण, आत्मसातकरण, आत्मसातकरण। और एक्कोमोडेशन जो होता है, वो होता है समायोजन। एक्कोमोडेशन क्या होता है? समायोजन। इन टर्म्स को समझते हैं। पहला है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई जानकारी है, किसी नई जानकारी को हम प्राप्त करते हैं और वर्तमान स्कीमा में विरोध पैदा होने पर वातावरण के साथ उस जानकारी को ढाल लेते हैं, तो वो होता है हमारा एडाप्टेशन। वो क्या होता है हमारा एडाप्टेशन। वही बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि नई जानकारी और पुरानी जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से रख देना ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों वर्ड एसिमिलेशन और एकोमोडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए हमें एक और वर्ड को समझने की जरूरत है, और वो है स्कीमा। वो क्या है? स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। हमारे दिमाग में किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी जानकारी का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वही होता है हमारा क्या होता है स्कीमा। क्या होता है? स्कीमा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे को हमने बताया कि ये क्या है, काले रंग का है, पक्षी है, वो क्या है, कौवा है। वो क्या है? कौवा है। तो बच्चे अपने स्कीमा में उस चीज को बना लेंगे कि ये क्या है, कौवा है, काले रंग का होता है और ये पक्षी होता है, आकाश में उड़ता है। अगर बच्चा जब कोयल को देखेगा तो उसको भी देख के वो क्या कहेगा, कौवा ही कहेगा, क्योंकि उसके स्कीमा में बन गया है कि ये पक्षी है, काले रंग का है, उड़ता है, तो वो क्या है, कौवा है। तो वो उस तरीके की किसी भी पक्षी को देखेगा तो क्या कहेगा, कौवा ही कहेगा। और यही होता है स्कीमा। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। हमारे दिमाग में किसी भी जानकारी का, किसी भी इंफॉर्मेशन का किस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है, वही होता है हमारा स्कीमा। ओके, आइए अब इन शब्दों को समझते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है कि पुराने स्कीमा में जो हमारी पुरानी जानकारी है, उसमें नई जानकारी जोड़ना बिना उसको बदले। बिना उसको बदले उसमें नई जानकारी जोड़ना क्या हो गया, एसिमिलेशन। जैसे एक बच्चा है, उसने सफेद रंग के कुत्ते को देखा। उसने देखा कि इसके 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, ठीक है? और आपने उसको बता दिया कि ये तो कुत्ता है। जब अगली बार बच्चा क्या करेगा कि सफेद रंग के किसी बकरी को देखेगा, उसके भी 4 पैर, 1 पूँछ, तो उसको भी कुत्ता ही समझेगा वो बच्चा। लेकिन जब आप उसे बताएँगे कि कुत्ते और बकरी में अंतर क्या है? कुत्ता भौंकता है और बकरी अलग आवाज़ निकालती है, तो वो उसके स्कीमा में क्या होगा, विरोध होगा। साथ के साथ जब आपने उसे बताया कि कुत्ता है, 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है, सफ़ेद रंग का है और वो क्या करता है, भौंकता है। तो अपनी इस जानकारी को, इतनी जानकारी तो उसकी सही है कि नहीं, 4 पैर है, 1 पूँछ है, सफ़ेद रंग का है। अब उसमें इंक्लूड करेगा कि कुत्ता भौंकता है, उसकी आवाज़ को। तो पुराने स्कीमा में बिना बदलाव किए नई जानकारी उसने जोड़ी कि कुत्ता भौंकता है, और ये हो जाएगा हमारा एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण। अब आते हैं एकोमोडेशन पे। इसका मतलब होता है समायोजन। इसका क्या मतलब होता है? समायोजन। इसका मतलब होता है कि पुराने स्कीमा जब गलत साबित हो जाता है और एसिमिलेशन के द्वारा, आत्मसात के द्वारा जो हमें नई जानकारी मिलती है, उसके द्वारा हम नया स्कीमा जब बनाते हैं, तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन। जैसे बच्चे को आपने बताया कि सफ़ेद रंग का है, ये बकरी है क्योंकि इसकी भी सफ़ेद रंग की पूँछ है और इसकी आवाज़ कुत्ते की आवाज़ से क्या है, अलग है। तो उसके पुराने स्कीमा में क्या हुआ, विरोध हुआ। फिर उसने आत्मसातकरण किया, एसिमिलेशन किया कि कुत्ता भौंकता है, उसकी आवाज़ पे इन दोनों में क्या किया, अंतर किया और एक नया स्कीमा बनाया। कुत्ते की आवाज़ अलग होती है और बकरी की आवाज़ अलग होती है, जबकि दोनों में समानता है, दोनों सफ़ेद रंग की है, दोनों में 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है। लेकिन उनकी आवाज़ के कारण उसमें क्या कर दिया वो विभेद कर दिया। उसमें वो विभेद कर दिया और उसने नया स्कीमा बनाया
कि कुत्ते की आवाज़ अलग है और बकरी की आवाज़ अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्कोमोडेशन यानी समायोजन। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, तो जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, इस संज्ञानात्मक विकास में ये जो मेन पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे बनते हैं। साथ के साथ जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे पहला वर्ड जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में एक वर्ड आता है, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब होता है कि वस्तु बच्चे को आप देखेंगे कि जब बच्चा खेल रहा है, छोटा बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, वो खेल रहा है अपने खिलौने के साथ। उसका मनपसंद खिलौना है, वो उसके साथ खेल रहा है। जब उससे आप खिलौना छीन लेते हैं, तो वो रोने लगता है और रोने लगता है, आप उस खिलौने को आप क्या कर रहे हैं कि उसकी आँखों से हटा दे रहे हैं। जैसे उसके पीछे रख दे रहे हैं या खुद के हाथ में लेके अपने हाथ को क्या कर दे रहे हैं, अपने पीठ के पीछे रख ले रहे हैं। तो बच्चा रोता है, फिर उस खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। आपकी तरफ आएगा, आपके हाथ को खींचेगा, उसे लगता है कि वस्तु कहीं गई नहीं है, वो यहीं है और यही है वस्तु स्थायित्व। आपके हाथों को खींचेगा और उसके सामने वो खिलौना आ जाता है, वो खुश हो जाता है। तो जानता है कि वस्तु जो आँखों से ओझल हुई है, वो कहीं गई नहीं, दुनिया से गायब नहीं है, वो यहीं है। तो ये होता है बच्चों में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके? दूसरा होता है जीववाद। जीववाद की बात कर रहा है, तो बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीज़ों को भी क्या करने लगता है, सजीव समझने लगता है और यही है क्या, एनिमिज़्म, जीववाद। जैसे बच्चा अगर दौड़ रहा है, दौड़ते वक़्त उसे किसी टेबल से, किसी कुर्सी से चोट लग गई, वो रोने लगा। उसकी दादी या उसकी माता या उसके परिवार का कोई दौड़ के आता है, "क्या हुआ, क्या हुआ?" और टेबल को देख के कहता है, "इसने तुमको मार दिया।" तो वो क्या करता है कि टेबल को मारता है और कहता है कि देखो मैंने भी इसको क्या कर दिया, मार दिया। तो बच्चे को लगता है कि ये सजीव चीज़ है, जितना चोट मुझे लगा, उतना ही चोट इसको लगा, बात हो गई बराबर, बदला हो गया पूरा और वो हो जाता है चुप। तो वो क्या करता है कि निर्जीव चीज़ को भी क्या होता है, सजीव समझने लगता है। निर्जीव चीज़ को भी क्या करता है, सजीव समझने लगता है और यही क्या है, जीववाद, एनिमिज़्म। ओके, अगला वर्ड है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज़ेशन। केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि किसी चीज के बच्चे को क्या करता है कि किसी भी चीज का, किसी भी जानकारी का सिर्फ एक पक्ष वो क्या करता है, देखता है बच्चा। सिर्फ एक पक्ष देखता है और उसी खूबी को क्या करता है, वो उसी खूबी को समझने लगता है, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे आप बच्चे को एक 500 का नोट थमा दीजिए या 2000 का नोट थमा दीजिए, एक नोट उसे थमा रहे हैं। अब साथ के साथ आप क्या करिए कि 10-10 के उसको 3 या 4 सिक्के दे दीजिए। वो समझेगा कि जो 10-10 का सिक्का है, वो ज़्यादा है। वो क्या है? वो ज़्यादा है जबकि ये नोट की जो कीमत है वो क्या है? कम है। वो बस ये देख रहा है कि ये जो 10-10 के सिक्के हैं, ये ज़्यादा संख्या में है यानी ये क्या है? ज़्यादा है। यानी वो बस यही पक्ष देख रहा है कि ये 10-10 के सिक्के इनकी संख्या ज़्यादा है, तो ये पैसे में क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ओके दोस्तों, तो वो यही होता है केंद्रीकरण किसी एक पक्ष का। किसी एक पक्ष को देखना और समझना, ये होता है बच्चों में केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। अगला बात करें विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण ठीक इसी का उल्टा होता है। बच्चा क्या करने लगता है कि रंग, रूप, काम और उसके गुणों के आधार पे अंतर करना समझ जाता है और सही डिसीजन लेने लगता है। जैसे अगर उसे आप 500 या 2000 की नोट दे रहे हैं, उसके बाद 10-10 के उसको 4-5 सिक्के दे रहे हैं, तो वो इन संख्याओं पर ना जाके वो देखने लगता है कि इस 10-10 के 4 सिक्के हैं, तो इसकी वैल्यू तो सिर्फ ₹40 हुई। जबकि ये एक इकलौता नोट 500 का है, ये इकलौता नोट 2000 का है, इसकी वैल्यू इस 40 इन 4 सिक्कों से कहीं ज़्यादा है। तो डिसीजन लेता है 500 या 2000 के नोटों को पकड़ने की, लेने की। तो ये होता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी उसके सारे एस्पेक्ट को देखता है, उसके सारे पक्ष को देखता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है, जो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में यूज़ किया जाता है, वो आत्मीय केंद्रीकरण यानी ईगोसेंट्रिज्म।
क्या है? ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म, आत्मिक केंद्रिता मतलब अहम, अहम केंद्रिता। मतलब बच्चे का जो स्वभाव होता है, बच्चे का स्वभाव होता है कि दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझना। जैसे बच्चे के पास, अगर बच्चे के सामने आप किसी तरह की मिठाई रखते हैं और आप वो बच्चा उसको ले लेता है, आप उससे छीनने की कोशिश करते हैं तो वो रोता है। वो ये नहीं समझता है कि यहाँ 2 टुकड़े हैं मिठाई के, तो एक इनके लिए है और एक मेरे लिए है। वो सिर्फ़ अपने आप को देखता है। वो क्या करता है? सिर्फ़ अपने आप को देखता है, इकोसेंट्रिज़्म हो जाता है वो बच्चा, अहम केंद्रित हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो अहम केंद्रित का मतलब होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है ना, पूरी दुनिया को वही अच्छा लगता है। पूरी दुनिया ही क्या है? हमारे आस-पास क्या हो रही है? घूम रही है। हमारे आस-पास घूम रही है पूरी दुनिया, यही है इकोसेंट्रिज़्म, अहम केंद्रिता। ओके? अगला शब्द जो है, वो है अविलोम्यता। क्या है? अविलोम्यता। अविलोम्यता का मतलब होता है कि बच्चे को अगर आपने क्या कर दिया कि बच्चे को आपने इस तरीके से चतुर्भुज बना के दिखा दिया, ठीक है? फिर आपने क्या कर दिया कि इसी में एक तरीके से ये लाइन खींच दी और इसी में से एक तरीके से ये लाइन खींच दी। तो बच्चे को आपने कहा कि अब इसको चतुर्भुज फिर से बनाओ, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। यानी शुरुआती पॉइंट पे क्या होता है? शुरुआती बिंदु पे वो वापस नहीं आ पाता है। यही है हमारी क्या? अविलोम्यता। बच्चा शुरुआती बिंदु पे नहीं जा पाता है। यही होती है अविलोम्यता। अपलटावीपन कहते हैं इसको, ठीक है? अगला है विलोम्यता। इसमें क्या होता है कि बच्चा शुरुआती बिंदु पर क्या होता है? चला जाता है कि शुरुआती बिंदु पर वो चला जाता है कि आपने सबसे पहले इस तरीके से ये चतुर्भुज बनाया, फिर आपने इस तरीके से ये लाइन खींची। अब वो क्या करता है कि इनको आप कहते हैं कि चतुर्भुज बनाओ, तो इनको क्या करता है? बारी-बारी से हटा देता है और ये कहता है कि ये हो गया आपका चतुर्भुज। ओके? आगे देखते हैं। अगला जो शब्द उन्होंने यूज़ किया, संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंज़र्वेशन, लैक ऑफ कंज़र्वेशन। ये बेसिकली क्या होती है, आकृति के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आकृति के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। किसी आकृति में बदलाव हो जाने के बाद पुरानी आकृति को भूल जाना ही कंज़र्वेशन ऑफ, लैक ऑफ कंज़र्वेशन कहा जाता है। यह अविलोम्यता का एक एक प्रकार का क्या है? अंश है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक चतुर्भुज बनाया इस तरीके से और इसमें क्या कर दिए, इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कर दिया और इस तरीके से कर दिया, तो बच्चा भूल जाता है कि चतुर्भुज इसमें कहाँ है। और यही क्या है? संरक्षण का अभाव, ये आकृति के लिए ही यूज़ किया जाता है, लैक ऑफ कंज़र्वेशन होता है। वो भूल जाता है वापस जाना, ठीक है, कि चतुर्भुज कहाँ है। ये अविलोम्यता जो होता है हमारा, उसी का एक तरीके का क्या है? अंश है, ये भाग है। लेकिन इसका जो प्रयोग किया जाता है, सिर्फ़ आकृतियों के लिए ही किया जाता है। लैक ऑफ कंज़र्वेशन, लैक ऑफ कंज़र्वेशन। ओके दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला जो है, अगला जो हमारा शब्द है, वो है संरक्षण। संरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है कि यदि बच्चा आकृति या आकार में बदलाव होने के बाद पहली आकृति और आकार पर वापस आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संरक्षण यानी कंज़र्वेशन, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आकृति बनाइए, जैसे मैंने चतुर्भुज बनाया और इसमें क्या कर दिया, इस तरीके से लाइन खींच दी और बच्चों को क्या कर रहा है कि वापस कह रहा है कि चतुर्भुज बनाओ। तो अब बच्चे ने क्या किया कि धीरे-धीरे सारी चीज़ों को हटा के वापस एक चतुर्भुज बना दिया। तो यही होता है संरक्षण, कंज़र्वेशन। अगला जो शब्द आता है, वो आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि बच्चा क्या करता है, वस्तुओं और घटनाओं को समानता के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उन्हें क्या करता है, अलग-अलग समूह में बाँटने लगता है। जैसे आपने कहा कि उसने
कुत्ते को देखा, बकरी को देखा, किसी और चीज़ को देखा, तो वो उनके गुणों के आधार पे बाँट रहा है कि भौं-भौं कर रहा है तो वो कुत्ता है, बकरी की अलग आवाज़ है, बिल्ली की अलग आवाज़ है, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, उनके गुणों के आधार पे उनको बाँटता है। अगर कोई घटनाएँ हैं, तो कौन-सी घटना असत्य है, कौन-सी घटना सत्य है, उसके आधार पे उन सारी घटनाओं को क्या करता है, बाँटता है और यही रहता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ओके? अगला जो शब्द आता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब होता है कि ये भार के भार के रूप में या फिर सीरीज़ नंबर के रूप में क्रमबद्ध तरीके से रखना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, ठीक है? और उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हमें दिया गया है जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9 इस तरीके से संख्याएँ दे दी और कहा है कि इसे क्रमबद्ध तरीके से करिए और आपने बता दिया कि इसे आरोही क्रम में करिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या 1 फिर 2 फिर 3 4, 5, 7, 8 और 9 इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको सीरियल नंबर से रख देंगे और यही क्या होती है? क्रमबद्धता। उसके बाद आता है प्रतीकात्मक चिंतन। प्रतीकात्मक चिंतन यानी सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले। ओके? प्रतीकात्मक चिंतन यानी सिंबॉलिक प्ले। खेल के दौरान बालक एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने लगे, उसे खेलने के लिए प्रतीकात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे लकड़ी के एक टुकड़े को बंदूक मान के, ठीक है? बंदूक मान के या फिर झंडा मान के उस पे सवारी करने लगे या जो कुछ करने लगे, तो ये होता है प्रतीकात्मक चिंतन। जैसे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस तरीके से क्या बनाने लगते हैं? रेलगाड़ी बनाने लगते हैं कि रेलगाड़ी चली छुक, 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 छुक। तो ये एक तरीके का प्रतीकात्मक चिंतन है और उस तरह की आवाज़ निकालते हैं। बच्चा क्या होता है कि एक डंडे को ले लेता है, उसको दोनों तरफ अपने पैर कर लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी जैसे चलती है उसकी आवाज़ निकालने लगता है। तो ये होता है प्रतीकात्मक चिंतन। वो चीज़ों को क्या करने लगता है, उस वस्तु के रूप में समझ के और उसको क्या करने लगता है, खेलने लगता है और ये होता है प्रतीकात्मक चिंतन। आगे चलते हैं, तो आगे है कार्य कारण प्रभाव। क्या है? कार्य कारण प्रभाव। इसमें क्या होता है कि बालक में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। काज़ ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। जब वो समझ जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई क्या है, कारण ज़रूर होता है। तो वो क्या होता है, उसे उसमें विकास होता है कार्य कारण प्रभाव का। जैसे कपड़ा धूप में सूख रहा है तो इसका कोई न कोई कारण है। अगर कपड़ा सूख रहा है तो ये क्या है, कार्य है कि कपड़ा सूख रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है? उसके पीछे कारण है धूप। धूप के कारण ही कपड़ा क्या हो रहा है? सूख रहा है, तो ये क्या है? कार्य कारण प्रभाव। ओके? आते हैं सकर्मक अनुकमन। सकर्मक अनुकमन का मतलब होता है ट्रांज़ेसिव इन्फ्रेंस। मतलब ये एक तरीके का रीज़निंग होता है, सिलोजिज़्म होता है। सकर्मक अनुक्रमण का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है, वो वस्तुओं को भार के आधार पे या फिर लंबाई के आधार पे चीज़ों को समझने लगता है। जैसे वो देखता है कि जो पापा की लंबाई है, मम्मी उससे क्या है? छोटी है। हमारे पापा हैं, उनसे मम्मी छोटी है और मैं जो हूँ, मम्मी से छोटा हूँ। इसका अर्थात कि मैं पापा से क्या हूँ? छोटा हूँ। इस तरह की क्रियाएँ जब बच्चा करने लगता है, तरीके का जब चिंतन बच्चे में होने लगता है, तो क्या होता है? सकर्मक अनुमान। ओके? उसके बाद आते हैं, अगला शब्द है अतार्किक संबंध का निष्कर्ष। बच्चे के द्वारा ऐसी घटनाओं को आपस में जोड़ना जो आपस में कोई संबंध नहीं रखती हैं, वो होता है अतार्किक संबंधों का निष्कर्ष। जैसे किसी ने उसको बता दिया कि कुत्ते के भौंकने से बिजली कट जाती है। तो वो इस चीज़ को मानने लगता है कि कुत्ते के भौंकने से क्या होती है? बिजली कट जाती है। तो यह तार्किक संबंध है। कुत्ते के भौंकने से बिजली के कटने से कोई संबंध नहीं है। बस वो इस चीज़ को क्या करने लगता है? मानने लगता है। इस तरीके का जो बच्चा काम करता है, वही होता है अतार्किक संबंध का निष्कर्ष। मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ रहा था, तो मेरा एक क्लासमेट था, वो इस तरीके से कुछ करता था कि मैं अपने नानी के यहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा कंचा है।
और जब मैं उसको खाना खिलाता हूँ तो वो छोटे-छोटे कंचा देता है और इस चीज़ को हम लोग स्कूल टाइम में मान लिया करते थे। तो यही है अतार्किक संबंध, इससे उसे खाना खाने से कंचा निर्जीव है, वो कभी छोटे-छोटे कंचे दे ही नहीं सकता। ये एक तरीके का अतार्किक क्या है, निष्कर्ष है और इस चीज़ को हम लोग क्या उस समय मान लिया करते थे। तो ये है अतार्किक संबंध का निष्कर्ष। आगे आते हैं परिपक्वता, मैच्योरेशन। ऐसा गुण, परिपक्वता या मैच्योरेशन का मतलब होता है ऐसा गुण जो बालक में वंशाक्रम द्वारा पहले से मौजूद हो, लेकिन तभी प्रकट हो जब उसकी सही उम्र उसे क्या हो, प्राप्त हो। जब वो सही उम्र में आ जाए तो वो गुण क्या हो, उसको प्रकट हो और ये होता है परिपक्वता। परिपक्वता कई स्टेजेस पे आता है। जैसे बच्चा जब पहली बार रेंगना शुरू करता है, वो एक उम्र में जाता है तब रेंगना शुरू करता है। बच्चा चलना शुरू करता है, वो एक उम्र में जाता है तो अपने पैर रखता है, खुद को सँभालता है और चलना शुरू करता है। जब थोड़ा-सा बड़ा होता है, एक उम्र में जाता है तो दौड़ना शुरू करता है। एक उम्र होती है तो बच्चे में दाढ़ी, मूंछ का आना होता है। ये एक सब क्या है? ये परिपक्वता का ही उदाहरण है। ऐसे गुण जो उसे जेनेटिक रूप से मिले हैं, लेकिन उसका समय आने पर क्या हो रहा है? समय आने पे वो गुण उसमें दिख रहे हैं। यही क्या है? परिपक्वता, मैच्योरेशन। ओके दोस्तों, तो ये कुछ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में यूज़ होने वाले, प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के अनुसार पे आपको सी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास खत्म नहीं हुआ है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कई चरण दिए हैं, उसको पढ़ना अभी बाकी है। ओके दोस्तों, तो मैं ये समझूँगा कि मैंने जो आप लोगों को समझाया, जो कुछ भी बताया, वो बखूबी रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, किन-किन चरणों में किस-किस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं और जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण से आपको हर बार सी टेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में इसे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, एक बात मैं कहूँगा कि इससे पहले मैंने सी-टेट के प्रीवियस ईयर 2023 के पेपर को हल किया है, जिसमें मैंने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, जो सी-टेट 2023 में आपसे पूछे गए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है 2026 कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से, वहाँ जाइए और मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको हल करके दिया है। उसको पढ़िए और समझिए कि किस तरीके की क्वेश्चन हमारे सी-टेट में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।